नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, विच इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी 2021 का जो आने वाला प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। तो दोस्तों, पिछले एक साल में जो भी आपके नेशनल पार्क्स, जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सुर्खियों में रही हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज सुर्खियों में रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए, अगर हम पूरी की पूरी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करने बैठ जाएंगे तो वो बहुत ही लंबी चौड़ी डिस्कशन बन जाती है। लेकिन एज एस्पिरेंट्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम इतनी ज़रूर बनती है कि जो भी चीज़ें पिछले एक साल में करंट अफेयर्स में रही हों, उनके बारे में तो जानकारी हमें रखनी ही चाहिए। तो खास तौर से उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, इस वेडनेसडे के दिन आपको सुबह मुझसे 8 बजे जुड़ना है। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास है, जिसमें कि हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपातकालीन प्रावधान को लेकर बातचीत करी जाएगी। तो मिलते हैं सुबह 8 बजे। इस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है जिसमें आपको हिस्सा लेना है। इसके अलावा यदि आप लोग अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और अभी भी सोच रहे हैं, तो लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सो दैट आप बाकी विद्यार्थियों से आगे निकल सकते हैं, अपनी एक बेहतर एज क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लेकर आया है। अगर आप लोग केवल जीएस का कोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसमें एक प्लस कोर्स है और एक आइकॉनिक कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज में जो एक साल का कॉस्ट है 49,500 है और 74,500 है। इसमें फ़र्क इतना है कि आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है, आपको टाइम टू टाइम आपकी स्ट्रैटेजीज को गाइड करता रहता है, आपको बताता रहता है। इसमें अगर आप लोग को 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज़ कीजिए ANIUPSC और आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम गोज फॉर आइकॉनिक कोर्स ऑल्सो। यूज़ माई कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट एंड द फाइनल प्राइस विल बी 67,050 रुपीज़। इसमें अनअकैडमी उन बच्चों के लिए खास ऑफर लेकर आया है जो कि ऑप्शनल को भी साथ में कंबाइन करना चाहते हैं, और ये ऑफर दोस्तों केवल 12 मई तक ही वैलिड है। तो जल्दी से इसको जाके आप लोग ले सकते हैं। पुराना प्राइस अगर आप लोग कॉम्बो लेते हैं तो 77,000 का प्राइस था। जो नया प्राइस है वो 57,500 का प्राइस है, यानी कि सीधा 25% आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसके ऊपर भी आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको कौन सा कोड यूज़ करना है? ANIUPSC, ये वाला कोड आप लोग यूज़ करके इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। सेम आइकॉनिक में भी अगर आप लोग ऑप्शनल कंबाइन करते हैं तो ये पुराना प्राइस था, ये नया प्राइस है और इसके ऊपर फिर से आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड। इसके अलावा पूरी की पूरी ऐप में आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, फिर भले वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवेज का हो या स्टेट पीसीएस का हो, इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। इसमें आपको ये वाले प्राइसेस देने की आवश्यकता नहीं है। यूजिंग माई कोड आप सीधा 10% का डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स की। उसके बाद हम बात करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जो कि इस साल सुर्खियों में रही थी, राइट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने वाला जो एक्ट या फिर इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन था वो यहाँ पे लिखा गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई जाती हैं और इस वाले एक्ट को 1972 में जो इसका एनैक्टमेंट हुआ था उसी के तहत इसका लीगल प्रावधान दिया गया था। सेम गोज फॉर द नेशनल पार्क ऑल्सो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व और जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, ये दोनों के दोनों भी इवन दो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो 2003 में संशोधन हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों रिजर्व्स को स्थापित करवाया जाता है। टाइगर रिजर्व को बनाए जाने के लिए क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करवाया गया था इन द ईयर 1972, जिसके चलते टाइगर रिजर्व्स को बनवाया जाता है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन के केस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन होती है, नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व में प्रोटेक्शन का लेवल कम होता है और टाइगर रिजर्व में प्रोटेक्शन का लेवल हाई होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हाई होता है और इसमें हाई होता है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटेक्शन जो है वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क में कंपैरिजन आपको मालूम होना चाहिए कि किस में ज़्यादा है किस में कम है।
डिक्लेरेशन कौन करता है? तो डिक्लेरेशन, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेशनल पार्क की डिक्लेरेशन भी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट करती है। कंजर्वेशन रिजर्व की जो डिक्लेरेशन और कम्युनिटी रिजर्व की डिक्लेरेशन है करती ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन ये लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ के आसपास के रहने वाले निवासी हैं, जो समुदाय हैं, उनके साथ बातचीत करने के बाद ही कर सकती है। और टाइगर रिजर्व में ध्यान रखने वाली बात क्या है? स्टेट गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन कंसल्टेशन किसके साथ होती है? इट इज डन विद द एनटीसीए। एनटीसीए क्या चीज है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इसके बारे में भी प्लीज आप चीजों को ध्यान रखिएगा। ये तो आपके 5 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए जो कि आपको ध्यान रखने आवश्यक हैं ही। इसके अलावा दोस्तों एक चीज होती है समथिंग कॉल्ड एज इको सेंसिटिव जोन। अब ये इको सेंसिटिव जोन कौन से अधिनियम के तहत इनको शुरू करवाया गया था? तो जो हमारा अम्ब्रेला एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इसके तहत ESZs को भी बनाया गया था। They can be set up around the protected areas within 10 kilometers so as to act as shock absorber for these areas। तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, और नेशनल पार्क का जो मान लीजिए ये कोई एरिया है नेशनल पार्क का। अब नेशनल पार्क के आसपास के एरिया को भी हमें प्रोटेक्ट करने की हमें कोशिश करनी है। ये हर नेशनल पार्क के केस में नहीं होता, हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में नहीं होता। किसी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास इन ESZs को बनाया जाता है। तो मान लीजिए आपने इसके आसपास के इतने एरिया को जो है प्रोटेक्ट करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। उस केस में यहां पर आपने क्या स्थापित कर दिया है? आपने एक ESZ को स्थापित कर दिया है। इसको स्थापित करने का जो मेन कारण है वो यही होता है कि यहां पर कोई भी ऐसे उद्योग जो कि प्रदूषण करते हैं उनको यहां पर आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। सो दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस हिसाब से करी जाए कि जो नेशनल पार्क का एरिया है या जो भी आपका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का एरिया है उसके ऊपर कोई खराब प्रभाव ना पड़े। यहाँ पर केवल इतना ही नहीं, और भी कई सारी गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि पेड़ों को काटना है या नहीं काटना है, आप यहाँ पे किसी प्रकार के रिजॉर्ट्स या होटल्स बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, इनके ऊपर भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। तो इको सेंसिटिव जोन को लेकर यूपीएससी 2 बार सवाल पूछ चुकी है, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको नोटिफाई किया जाता है WPA के अंडर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको नोटिफाई किया जाता है दोस्तों EPA के अंडर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत इस पर्टिकुलर जोन को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या ये बेसिक्स आपको ध्यान रहेंगे? अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है हल्द्वानी का बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है, हल्द्वानी, जो लोग उत्तरी भारत को बिलोंग करते हैं बहुत जल्दी नाम सुनते ही बता देंगे। हल्द्वानी बेसिकली फेमस टूरिस्ट स्पॉट नैनीताल के पास में जाकर पड़ता है। तो नैनीताल के पास में जो हल्द्वानी का बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो लोकेशन है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। इन्होंने अपना बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ओपन किया था किस दिन? 5 जून को। और 5 जून जो है ये बहुत ही मेमोरेबल डे होता है, बिकॉज इस दिन हम लोग विश्व एनवायरनमेंट डे भी बनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। इसमें क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी पार्क में कई सारी जो प्रजातियां हैं, खास करके प्लांट स्पीशीज हैं, इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था अलग अलग एरियाज में से। फॉर एग्जाम्पल जो नीति माना वैली है, ठीक है, या फिर कई सारे ग्लेशियर्स हैं जो कि केदारनाथ के पास थे, वहाँ से भी प्लांट की स्पीशीज़ को इस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी पार्क में लाया गया था। प्लांट स्पीशीज इन द पार्क इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर कई सारी अन्य कैटेगरीज की इनका विभाजन भी किया गया है। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, साइंटिफिक, ह्यूमन हेल्थ, एस्थेटिक वैल्यू सेक्शंस, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ऐड करवाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये केवल आपको एक आइडिया देने के लिए है। यहाँ पे देखिए, ये आपका, आप क्या इस बाउंड्री को देख पा रहे हैं? ये आपकी जो बाउंड्री है, देहरादून कैपिटल है आपके उत्तराखंड का, हरिद्वार भी उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये आपकी बाउंड्री है किसकी? उत्तराखंड की। और ये इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि टच करता है ये नेपाल के साथ। ठीक है, इस बाउंड्री में हेयर जहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये बेसिकली आपका बायोडाइवर्सिटी का पार्क है। और इसी में नंदा देवी का नेशनल पार्क भी है, जो कि इंडिया का एक बहुत ही पुराना नेशनल पार्क माना जाता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, इसी स्टेट में अगर आप देखें, राजाजी नेशनल पार्क है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिसेंटली क्या हुआ था, देयर वाज अ क्लैश, एक भिड़ंत हुई थी बिटवीन दी उत्तराखंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, जो यहाँ पे उत्तराखंड के जंगलात महकमे के अधिकारी थे, और साथ में जो वन गुजर्स थे, इनके बीच में एक क्लैश हुआ था इन द राजाजी नेशनल पार्क, जिसके चलते ये चीज़ सुर्खियों में थी। ये आपका हरिद्वार में लोकेटेड है, अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। तो आपको मालूम होगा, अगर आप इसी इमेज में देखें, कि बेसिकली जो आपके हिमालयाज हैं वो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग रेंजेस बनी हुई हैं। आपको ये मालूम होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर। सबसे ऊपर आपकी आ जाती हैं ग्रेट हिमालयन रेंजेस,
उसके बाद आपकी आ जाती हैं मिडिल हिमालयन रेंजेस, और यहाँ पर आपकी आ जाती हैं आउटर हिमालयन रेंजेस, जिनको कि हम लोग शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो शिवालिक हिल्स हैं, यहीं पर आपका पड़ जाता है राजाजी नेशनल पार्क। इस फैक्ट को प्लीज ध्यान रखिए, ये शिवालिक रेंज के फुट हिल्स पे लोकेटेड है। एरिया इज द नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट ऑफ द हैबिटेट ऑफ एशियन एलिफेंट्स, यानी कि इसके ऊपर आपके एशियन एलिफेंट्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट है। इंपॉर्टेंटली राजाजी का जो नेशनल पार्क है, इसको एक टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था 2015 में, और उसी साल इस पर्टिकुलर चीज को लेकर सवाल भी पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। देखिए मैंने आपके साथ 3 अलग अलग चीज़ों की बात करी है। पहले मैंने बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात करी है, फिर मैंने बात करी है नेशनल पार्क की, अब हम बात कर रहे हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में। ये इको सेंसिटिव जोन कौन से एक्ट के तहत बनाया जाता है? EPA एक्ट के तहत इसको बनाया जाता है। इसका भी जो हमारा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, इन्होंने इसका पूरा का पूरा जोनल मास्टर प्लान बेसिकली अप्रूव कर दिया है, उसको अनुमति दे दी है। अब भागीरथी के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है ये। इट इज द सोर्स स्ट्रीम ऑफ गंगा। गंगा की कई सारी सोर्स स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। इट एमिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख एट एन एलिवेशन ऑफ 3892। तो आपको इतनी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आपके लिए ये भी रेलिवेंट नहीं है, आपके लिए केवल ये पार्ट रेलिवेंट है कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आता है, और ये पार्ट तो डेफिनेटली रेलिवेंट है कि ये गंगा का एक सोर्स स्ट्रीम माना जाता है। भागीरथी का जो इको सेंसिटिव जोन है, ये गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक आता है, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए, ये स्क्वायर किलोमीटर्स को भूल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को प्लीज़ ख्याल रखिए कि ये जो है गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक एक्सटेंड करता है। इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट इमेज है ये। इसमें 3-4 चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, आपकी धौली गंगा है, जो कि आपकी आके मिलती है किसके साथ? अलकनंदा के साथ, और ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। इसके बाद ये एक छोटी सी नदी है नंदाकिनी के नाम से। नंदाकिनी और मंदाकिनी अलग अलग नदियाँ हैं, इसको आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये मंदाकिनी है, और ये भी आके मिलती है इसी अलकनंदा के साथ। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। खैर, इसके पहले आपकी पिंडर गंगा है, जो कि आपकी मिलती है कर्णप्रयाग में। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, जिनकी हम बात कर रहे हैं भागीरथी, ये आके मिलती है देवप्रयाग में। और फाइनली जब ये सारी नदियाँ मिल जाती हैं, तो इसके बाद हम इसको कहा जाता है गंगा। और इस तरफ से आपकी यमुनोत्री आ रही है, ये आपकी आगे जाके यमुना बनती है, ठीक है। तो ये बेसिकली यमुना गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। इसको याद करने का तरीका भी है, एक बड़ी आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ये देखिए, अलकनंदा को याद मत कीजिए, बाकी सब चीज़ों को याद कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास धौली गंगा, ठीक है, उसके बाद आपकी पिंडर गंगा, उसके बाद आपकी बन जाती है मंदाकिनी, और उसके बाद आपकी बन जाती है भागीरथी। तो आपको याद कैसे करना है? सबसे पहले D जुड़ा, फिर P जुड़ा, फिर M जुड़ा, और फिर B जुड़ा, और उसके बाद आपको याद करने हैं प्रयाग। तो प्रयाग को भी याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयाग बड़े आसान हैं। सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग, उसके बाद आपका ये नंद प्रयाग को छोड़ सकते हैं, देन वी हैव द करण प्रयाग, देन वी हैव द रुद्र प्रयाग, एंड देन वी हैव द देव प्रयाग। अब इसके नीचे ही आपको लिखना है V, K, R एंड D। तो ये आपको 8 वर्ड्स इस तरीके से याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार सवाल आ चुका है, इसमें हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उत्तराखंड में और कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। राजाजी, जो कि ऑलरेडी एक टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट का नेशनल पार्क है, जो कि अगेन एक टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, आपको मालूम होना चाहिए। गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है, दिस इज वेरी क्लोज टू समथिंग विच इज कॉल्ड एज, एक जगह है जिसका नाम है जोशीमठ के नाम से, ठीक है। और कई लोग अगर यहाँ पर जानते होंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब जो है, जहाँ पे कई सारे श्रद्धालु विजिट करते हैं, और केवल ऐसा नहीं कि इसमें केवल जो सिख धर्म के लोग हैं वही नहीं, कई सारे और धर्मों के लोग भी इसको विजिट करते हैं। और हेमकुंड साहिब के आसपास ही आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, हेमकुंड साहिब में आपको हॉट स्प्रिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। गोविंद पशु विहार, ये भी एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंदा देवी नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर आपको ये 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ बातें याद रहेंगी, वही बहुत है। ये गलती नहीं करनी है कि कौन सा एरिया कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, एटलीस्ट इतनी आपको बेसिक गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शरावती मंकी पार्क के बारे में। देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
ये कर्नाटका में लोकेटेड है। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप अ मंकी पार्क इन द शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट में इस पर्टिकुलर शरावती मंकी पार्क को बनाया जाएगा। द मंकी पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द अनइनहैबिटेड आइलैंड्स इन द शरावती बैक वाटर रीजन। तो शरावती की जो नदी है उसका जो बैक वाटर का रीजन है, यानी कि जहां पर पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वहां पर जाके आपका इस पर्टिकुलर मंकी पार्क को बनवाया जाएगा। आइडिया क्यों आया था सामने, इसको समझ लीजिए। बेसिकली क्या हुआ था कि कई सारे मंकीज थे जो कि आसपास की कृषि के जो आपके क्रॉप्स लगे होते थे उनको जाके खराब करते थे। तो उन मंकीज को कंटेन करने के लिए एक मंकी पार्क बना दिया जाएगा, ठीक है, सो दैट वो आसपास के एग्रीकल्चरल लैंड को जाके खराब ना करें। ये वाला जो मंकी रेट्स देखने को मिल रही थी दोस्तों, ये बेसिकली मालनाड रीजन में आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है, और इसके चलते कई सारे यहाँ पे जो किसान लोग थे वो यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। इसी के चलते ये वाला फैसला लिया गया था। अब ये मालनाड क्या है, आपने आपने एक चीज सुनी होगी कर्नाटका को लेके, दैट इज कॉल्ड एज द धारवाड़। ठीक है, तो ये धारवाड़ और मालनाड बेसिकली एक तरह के इलाके बने हुए हैं। तो मालनाड का जो रीजन है वो कर्नाटका स्टेट के अंदर लोकेटेड है। इट कवर्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, रफली 100 किलोमीटर्स इन विड्थ। ये एक हिली टेरेन है एंड कम्स अंडर द हैवी रेनफॉल बेल्ट। तो अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें कर्नाटक का छोटा सा मैप, अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस तरीके का कुछ मैप है कर्नाटका का। जस्ट अ सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, थोड़े बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से बनाते हैं कर्नाटका का मैप। तो यहाँ पर जो आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न स्लोप्स हैं किसकी, वेस्टर्न घाट की, तो ये आपकी वेस्टर्न घाट अगर जा रहे हैं तो इस पार्ट को हम लोग, इतने पार्ट को बेसिकली मालनाड कह सकते हैं। रफली ड्रॉ किया है मैंने, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये धारवाड़ रीजन भी कह दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिवामोगा के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होगा आपका शरावती का मंकी पार्क। नेक्स्ट, नागरहोल नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस और कई बार यूपीएससी ने इस चीज़ को लेके सवाल पूछा भी है, नागरहोल नेशनल पार्क को लेके। रिसेंटली कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू पुट इन प्लेस अ ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम अलोंगसाइड द रोड्स एडजेसेंट टू दी नागरहोल नेशनल पार्क। इसका दूसरा नाम भी है, हालांकि ये ज़्यादा फेमस इसी नाम से है, नागरहोल नेशनल पार्क। इसको साउथ इंडिया के लोग नगरहली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन 1955 और उसके बाद इसको नेशनल पार्क का ओहदा दे दिया गया था 1988 में, लेकिन 1999 में इसको टाइगर रिजर्व का ओहदा भी दे दिया गया था। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये नेशनल पार्क होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। अगर नेशनल पार्क बन चुका है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब इसका कहलाया जाना इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्क एक इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है विद हायर प्रोटेक्शन। इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। द रीजन आई एम शोइंग यू दिस लोकेशन इज क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो है बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। किसके बॉर्डर के, ये केरला का बॉर्डर है, ठीक है, और यहीं पे आपका तमिलनाडु का बॉर्डर भी है, तो उसके बहुत ही नज़दीक ये पड़ जाता है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको लेकर भी सवाल पूछ चुकी है यूपीएससी। द कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड दैट डिक्लेयरिंग एरियाज विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द कुद्रेमुख नेशनल पार्क एज ESZ विल नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ रेजिडेंट्स इनसाइड द आइडेंटिफाइड एरियाज। ये चीज़ सुर्खियों में थी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब नेशनल पार्क के इर्द गिर्द के इलाके को हम लोग ESZ के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उससे ऑब्वियसली वहाँ के उद्योगों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उससे वहाँ के आसपास के जो रहने वाले निवासी हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर किसी इलाके को दोस्तों ESZ डिक्लेयर किया जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे कंट्रोल्स और रेगुलेशंस, नियंत्रण सरकार का बढ़ जाता है। तो वहाँ पर सरकार ने ये कहा कि अगर हम 1 किलोमीटर का भी यहाँ पे एरिया बनाते हैं तो वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए ये सुर्खियों में था। इसके अलावा हमें जानने हैं इसके बेसिक्स। ये बेसिकली शुरू में एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट था जो कि 1916 में था, उसके बाद इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1987 के साल में। इसके अलावा इसके थ्रू 3 नदियां हैं जो कि गुजरती हैं, एक है तुंग, दूसरी है भद्रा और तीसरी है नेत्रावती, आर ऑल्सो सेड टू हैव ओरिजिन्स इन दिस पर्टिकुलर पार्क ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज बंदीपुर टाइगर रिजर्व, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर थिंग जिसको लेके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। आई एम बार बार बोल रहा हूं क्योंकि असल में हर साल कुछ ना कुछ सवाल आते ही हैं। पिछले 10 सालों से यूपीएससी ने इस टॉपिक को लाइटली नहीं लिया है। इसमें क्या हुआ था, सुर्खियों में क्यों था, ये आप देख सकते हैं YN न्यूज़। बेसिकली YN न्यूज़, अ स्ट्रैंडेड वाइल्ड एलिफेंट वाज रेस्क्यूड, यहाँ पे इसको बचाया गया था, एक जंगली हाथी को, इन द नुगु रिजर्वायर क्लोज टू बंदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका। अब देखिए ये टाइगर रिजर्व जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये असल में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी मैसूर की और दूसरी डिस्ट्रिक्ट है आपकी चमरा जनागर की ऑफ कर्नाटका।
इट इज लोकेटेड एट अ ट्राई जंक्शन एरिया। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिए, इट इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन एरिया ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये भी आपका जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको बंदीपुर टाइगर रिजर्व का ओहदा दे दिया गया था। शुरू की बात है, 1974 में ही इसको ये ओहदा दे दिया गया था। ये ईयर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लीज याद रखिए कि ये एक टाइगर रिजर्व का ऑलरेडी स्टेटस ले चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दांदेली नेशनल पार्क है, जिसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। दांदेली का पूरा नाम, इसको कभी कभार दांदेली आंशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आई विल जस्ट राइट दिस अगेन, दांदेली आंशी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा बंदीपुर नेशनल पार्क है, देन बनेरघाटा जो कि आपके बैंगलोर के बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए ऑलमोस्ट बैंगलोर के सेंटर में ही है, ठीक है। और ये आंशी नेशनल पार्क, तो ये कभी कभार इकट्ठा दांदेली आंशी नेशनल पार्क के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव द तिल्लरी कंजर्वेशन रिजर्व। तिल्लरी कंजर्वेशन रिजर्व, अब बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्व्स की जो कि सुर्खियों में थे। अब देखिए, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या कहा, स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा, उन्होंने इसका इतना वाला जो एरिया था 29.53 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ द डोडा मार्ग फॉरेस्ट रेंज इन सिंधु, इसको डिक्लेयर कर दिया है बेसिकली एज अ तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली एक ऐसा इलाका है जो कि WPA की 2003 वाली संशोधन के तहत रिकॉग्नाइज किया जाता है और आसपास की लोकल कम्युनिटीज के साथ बातचीत करके ही इसको डिक्लेयर किया जाता है। अब इसको क्यों डिक्लेयर किया गया, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो इतना सा एरिया है ना, ये वाला जो 29 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये बेसिकली एक तरह का कॉरिडोर है, एक तरह का रास्ता है फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स एंड द एलिफेंट्स जो कि मूव करती हैं बिटवीन 3 स्टेट्स, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो इसीलिए ये वाले एरिया को यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया, सो दैट ये वाली जो पॉपुलेशन हैं ये आसानी से बेसिकली मूव कर सकें। ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है, इट कनेक्ट्स मल्टीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आप देखिए, महाराष्ट्र में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है राधानगरी, और कर्नाटक में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है भीमगढ़, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के सारों के नाम आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी रियलिस्टिक, ये चीज़ें आपके लिए एग्जामिनेशन में उतनी रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भारत में बहुत सारी बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये जो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये डोडा मार्ग वाला जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, इसका नाम ध्यान रखिए, ठीक है। और इस चीज़ का प्लीज़ नाम ध्यान रखिए, तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व को बनवाया गया है। नेक्स्ट इज मेलघाट टाइगर रिजर्व। इसको लेकर आज तक यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा है। मेलघाट को लेकर सीएम, महाराष्ट्र के जो सीएम है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया केंद्रीय सरकार से that they want to consider an alternative alignment for the अकोला खांडवा रेलवे लाइन which passes through the मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग आपकी बेसिकली एक रेलवे लाइन है, वो चाहते हैं कि एक अलग से अलाइनमेंट हो सो दैट जो टाइगर रिजर्व्स को ये तंग ना करें। ये कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, इट इज़ लोकेटेड इन दी अमरावती डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इट इज़ ऑन द सदर्न ऑफशूट ऑफ सतपुरा हिल रेंजेस इन द सेंट्रल इंडिया कॉल्ड द गाविलगढ़ हिल। तो सतपुरा आपको मालूम होगा, ठीक है, सतपुरा आपको ध्यान होगा, ब्लॉक माउंटेन रेंज में आता है ये, और ये गाविलगढ़ हिल उसका जो सदर्न ऑफशूट है उसके गाविलगढ़ हिल में लोकेटेड है। गो टू द इंडिया मैप, चेक करिए एक बार, ये अच्छा मौका है आपको रिवाइज करने का। वीडियो को पॉज करिए और पहले जाके देखिए कि ये सतपुरा और गाविलगढ़ हिल कहाँ पे लोकेटेड है। किसी भी बड़े वाले इंडिया मैप में ये दोनों की दोनों हिल्स दिखाई गई हैं। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट इज उमेद पावनी कराहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सुर्खियों में क्यों था, अब देखिए, टाइग्रेस एंड हर 2 cubs वर फाउंड डेड इन दी उमेद पावनी कारहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नागपुर में लोकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्योंकि ये सुर्खियों में थी, इसके लिए हम इसका नाम याद करेंगे, उमेद पावनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इट हैज़ अ कनेक्शन विद द तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व थ्रू फॉरेस्ट अलॉन्ग द वैनगंगा रिवर। वैनगंगा रिवर आपको ध्यान होनी चाहिए। गोदावरी की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ लिखी हुई हैं, राइट बैंक यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आप देखें, वैनगंगा ट्रिब्यूटरी जो है ये गोदावरी की ही एक ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, राइट। उसके अलावा हमने आपको और भी ट्रिब्यूटरीज बताई हैं, ये बाणगंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन आपको याद रखनी है प्रणहिता, ये सवाल आ चुके हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने मार्क करवाए हैं। इंद्रावती इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यहाँ पे मंजीरा इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये कुछ नदियाँ आपको याद करनी है, सारी नदियाँ आपको ध्यान रखनी आवश्यक नहीं है। अब आप कहेंगे कि इस ट्रिब्यूटरीज में वैनगंगा का नाम तो लिखा ही नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, नहीं लिखा हुआ है। तो वैनगंगा बेसिकली एक और नदी के साथ मिलती है दोस्तों, जिसका नाम है वारधा। और वैनगंगा और वारधा बेसिकली ये दोनों नदियां आगे जाके बनाती हैं इस नदी को, जिसका नाम है प्रणहिता। और ये प्रणहिता इन टर्न ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। तो वैनगंगा डायरेक्टली ट्रिब्यूटरी नहीं है, वैनगंगा वारधा के साथ मिलती है, बनाती है प्रणहिता, प्रणहिता आगे जाके मिल जाती है गोदावरी को। इतनी बात याद रहेगी आपको।
इसके अलावा अगर आप देखें कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज थे सुर्खियों में जो कि रहे सुर्खियों में बिकॉज ऑफ द रीलोकेशन ऑफ लायंस। ठीक है, इसकी बहुत बात करी गई थी। लायंस का आपको मालूम होगा भारत में जो सबसे बड़ा सैंक्चुरी है वो कौन सा है? वो एक ही सैंक्चुरी था जिसको कहा जाता है गिर नेशनल पार्क, जहां पे अधिकतर आपके लायंस लोकेटेड थे। अभी क्या हुआ है, कई सारे ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, केवल नाम, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। ठीक है ना, इतने नाम भी याद रख लेंगे, बहुत बड़ी बात है। एक तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में था, सीता माता वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी राजस्थान में, और मुकुंद हिल्स टाइगर रिजर्व, ये तो आप जानते ही हैं, ये भी राजस्थान में ही है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, राजस्थान में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और गुजरात में जैसोर बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। प्लीज रिमेंबर दिस, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर चीज के आने की है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में बात करें और कौन से पार्क्स लोकेटेड हैं, तो एक तो संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क। आपका होमवर्क क्या है, आपको जाके ये चेक करना है कि इसमें से कौन से टाइगर रिजर्व्स भी माने जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आसाम की, देहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इसको बेसिकली अपग्रेड किया गया था आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। पहले ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी थी और इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। अमिड एन ऑनगोइंग रो ओवर अलाउिंग कोल माइनिंग विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो बेसिकली क्या हुआ, अब जैसे आप समझिए कि नेशनल पार्क का जो आपका होता है प्रोटेक्शन वो ज़्यादा होता है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का प्रोटेक्शन कम होता है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके थे तो इसीलिए असम गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसका स्टेटस बढ़ा देते हैं। सैंक्चुरी को जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये केवल आपको एक ऐसा फैक्ट है जो कि ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया इन आसाम। ठीक है, यहाँ पर इस मैप में प्लीज देख लीजिए डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया कहाँ पे लोकेटेड है। सो हेयर यू हैव डिब्रूगढ़, ये रहा आपका डिब्रूगढ़ का एरिया और ये रहा आपका तिनसुकिया का एरिया, तो वेरी क्लोज टू दी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। ब्रीफली आपको ध्यान रखना होता है, बहुत आपको डिटेल में जाके चीज़ों को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी इन द तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ये भी सुर्खियों में थी। दिग्बोई कैन प्राउडली बोस्ट ऑफ 2 यूनिक फीचर्स, 100-year-old एक्सटेंट ऑयल फील्ड एंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, ये आप सभी को मालूम होगा जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ऑपरेटिंग ऑयल रिफाइनरी दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी मानी जाती है। ठीक है, हिस्टोरिक दिग्बोई रिफाइनरी हैज बीन टर्म्ड एज द गंगोत्री ऑफ द इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, क्योंकि ये एक तरीके से स्रोत था। उसके बाद भारत में कई सारी ऑयल रिफाइनरीज को बनाया था। ऑयल वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड यहाँ पर वाइल लेइंग अ रेलवे लाइन इन द दिग्बोई एरिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपकी देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। वैसे ये वाला मैप आपके लिए बेटर है, तो देहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, इट इज समवेयर लोकेटेड ओवर हियर, तो इस तरीके से ये फैली हुई है। काजीरंगा नेशनल पार्क ऑलमोस्ट हर बार सुर्खियों में रहता है, हर बार इसके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सुर्खियों में हर बार क्यों रहता है, क्योंकि जब भी आपकी आसाम में बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र की वजह से, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में कई सारे जानवरों की यहाँ पर डेथ होती है, कई सारे जानवर यहाँ पर परेशानी से गुजरते हैं, परेशानी से जूझते हैं। तो इसीलिए बात करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ड्यू टू द फ्लड्स इन असम 85% ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व रिमेन्स सबमर्ज्ड, और ये हर बार की कहानी है। मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं रिगार्डिंग द फ्लड्स इन असम, उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, बट ये आपके लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये 1974 में नेशनल पार्क था और 2006 में टाइगर रिजर्व था, लेकिन इसके पास एक और बहुत बड़ा ओहदा है और वो है 1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ओहदा दे दिया गया था। मोर इंपॉर्टेंटली इसके पास एक और बड़ा ओहदा है और वो क्या है कि इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको आगे जाके दूंगा, लेकिन ये रिकॉग्नाइज कौन करवाता है, ये रिकॉग्नाइज करवाता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एवी फॉनल स्पीशीज। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है दोस्तों, ये बेसिकली एक एनजीओ है। ठीक है, इनफैक्ट इसको एनजीओ कहना भी गलत होगा, ये एक आईएनजीओ है, इंटरनेशनल लेवल की एनजीओ है। इसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि क्या काम करती है कि दुनिया भर में जो पंछी हैं, जो पक्षी हैं, उनका संरक्षण करें, उनके रहने के एरियाज का, उनके हैबिटेट्स का संरक्षण करें और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करें। अब काजीरंगा नेशनल पार्क को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसलिए देखा बिकॉज यहाँ पे कई सारे पक्षी भी हैं जो कि आके रहते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन पार्टनरशिप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स। इसको पहले इंटरनेशनल कमेटी फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन भी कहा जाता था। आपको ध्यान क्या रखना है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक एनजीओ है। प्लीज़ ऐसी गलती नहीं करना कि अगर आपको ऑप्शन में ये आता है कि इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
गैर सरकारी संगठन है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पूरे के पूरे भारत मैप में आप देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कैसे यहाँ पर लोकेटेड है। राइट, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये भी सुर्खियों में थी। टू मेनी कैटल आर रॉबिंग द वन हॉर्न राइनोस ऑफ द आसाम्स पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रेफर्ड टू एज द मिनी काजीरंगा। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पोबीतोरा की जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कई सारे आपके वन हॉर्न राइनोसोरस थे, जिसमें से आपकी जो आपकी कैटल थी वो आपकी वन हॉर्न राइनोसोरस को एक तरीके से उनकी जो प्रे थी ना, मतलब कि वन हॉर्न राइनोस का जो खाना था वो इनसे छीन रहे थे। कौन लोग छीन रहे थे? टू मेनी कैटल। तो एक तरीके से एनिमल्स के ही बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। अब ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोस इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन असम एंड आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क, अक्सर इन चीजों के ऊपर सवाल पूछे जाते ही जाते हैं। इसके अलावा आसाम में बात करें तो दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, इसके अलावा मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है। इसको लेके सवाल आ चुका है, नामेरी को लेके सवाल आ चुका है, ओरांग को लेके सवाल आ चुका है। तो जिस साल ये सब सुर्खियों में थे उस साल इन चीज़ों से सवाल पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसमें आपका एक पापम रिजर्व फॉरेस्ट है। स्टडी ने बेसिकली ये बताया, एक अध्ययन किया गया था जिसने ये बताया कि यहाँ पर पेड़ों के काटने का जो रेट है, जो इसका पेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन द पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल्स की हैबिटेट है इन दी अरुणाचल प्रदेश। अब आई एम श्योर आपने हॉर्नबिल्स के बारे में अपने एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा होगा। अब ये आपका इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। जैसे हम कई बार बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, हम बोल देते हैं WHS। WHS क्या है दोस्तों? ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। वैसे ही एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, IBA। अब ये WHS कौन डिक्लेयर करता है? WHS डिक्लेयर करता है यूनेस्को। ठीक है, सिमिलरली आपका जो इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है IBA, ये कौन डिक्लेयर करता है? यहां पर हमने जो बात करी थी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा IBS डिक्लेयर करे जाते हैं। दीज आर IBS, प्लेसेस ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड अदर बायोडाइवर्सिटी। तो IBS डिक्लेयर कौन कर रहा है? रिपीट, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गैर सरकारी संगठन इसको डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, इट इज लोकेटेड बिटवीन टू IBS, जो कि आपका ईटानगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टू द ईस्ट है और पक्के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी टू द वेस्ट है। पक्के को लेके सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ये पक्के और ईटानगर के बीच में आपका पापम रिजर्व फॉरेस्ट है। तीनों के तीनों आपके IBS डिक्लेयर किए जा चुके हैं। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये आसाम CM, आई शुड हैव कवर्ड दिस अर्लियर विद द आसाम थिंग, बट कोई बात नहीं। आसाम के CM ने सेट करी थी Jan 31 की डेडलाइन टू रिहैबिलिटेट द दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ड्वेलर्स। तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो आपके नेशनल पार्क्स में फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जो आपकी जनजातियां हैं, इनको किस तरीके से आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसको लेकर बल्कि एक इम्पॉर्टेंट कानून भी लाया गया था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, प्लीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना है आपको। अब आसाम के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इनका जो रिहैबिलिटेशन है इनको हम करेंगे 31 जनवरी के पहले। तो वो एक अलग चीज़ है कि वो हुआ या नहीं हुआ, वो एक सेपरेट चीज़ है, बट हमें ध्यान रखना है दिब्रू साइखोवा के बारे में। ये एक नेशनल पार्क है एज वेल एज अ बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट्स, पक्के टाइगर रिजर्व है, इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके टू द ईस्ट लाइज द पक्के रिवर एंड टू द वेस्ट द पार्क इज बाउंडेड बाय द कामेंग रिवर। कामेंग रिवर का भी एक बार सवाल आ चुका है। तो ये चीज़ें जो है ना, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बहुत सारे सवाल इस PPT में ऐसी टर्म्स हैं जो कि कई बार UPSC चीज़ों से सवाल पूछ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक आपका मूलिंग नेशनल पार्क और एक आपका बहुत ही फेमस नमदाफा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। इसके बाद बात करते हैं थट्टेकाड बर्ड सैंक्चुरी की। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों? इट इज़ लोकेटेड इन केरल। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, थट्टेकाड बर्ड सैंक्चुरी। रिसेंटली क्या हुआ था, इसके आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया है इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करवाया गया था। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करवाया गया था, और फिर से एक बार याद कर लीजिए, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है EPA को हम 1986 में इसको पास करवाया था और इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। It is also known as the Salim Ali Bird Sanctuary, which was constituted in the 1983. सलीम अली के नाम से भारत में एक सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी भी है एंड नेचुरल हिस्ट्री भी लोकेटेड है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? somebody please tell me in the comment section। ये एक इंटरेस्टिंग GK का सवाल है।
ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टैब्लिश करी गई थी 1919 में, लेकिन ये एस्टैब्लिश करी गई थी साझेदारी के थ्रू, ठीक है, बिटवीन एज अ पब्लिक एनजीओ, एज पार्टनरशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अंडर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सवाल पहले यूपीएससी पूछ चुकी है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है कोयम्बतूर में। बाय द वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को लेके भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। ये लोकेटेड है आपका थट्टेकाड बर्ड सैंक्चुरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द पेरियार रिवर। इसके अलावा केरल में और कई सारी चीज़ें हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क सवाल आ चुका है, एराविकुलम नेशनल पार्क, पंबदुम शोला नेशनल पार्क, मथीकेटन शोला नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। तो सवाल आपको आ चुका है साइलेंट वैली को लेकर और पेरियार नेशनल पार्क को लेकर आ चुका है। यहाँ पे देखिए पेरियार की जो नदी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। ये आपका थट्टेकाड बर्ड सैंक्चुरी था, इसको सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है आपको मालूम होगा, जिसके चलते ये बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर करवाया जाता है, इसने बेसिकली पन्ना के बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया है टू यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज WNBR, ठीक है। तो मैप का प्रोग्राम है, WNBR बेसिकली पूरी की पूरी लिस्ट है। कहाँ लोकेटेड है, भारत के, इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया के मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट है, ठीक है, राजा महाराजाओं के टाइम से भी बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है ये। एंड इट होस्ट द पन्ना टाइगर रिजर्व एज वेल एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और ये जो है डायमंड माइनिंग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अगर आपको कभी सस्ते में डायमंड्स लेने हो तो पन्ना में जाकर आप सस्ते में डायमंड्स ले सकते हैं, होलसेल में भी डायमंड्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एमपी में तो देखिए बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, आपको मालूम भी होगा। इनफैक्ट फॉरेस्ट सर्विसेज में माना जाता है कि मध्य प्रदेश इज़ द बेस्ट कैडर अगर आपको बहुत ही अच्छा काम करना है, बहुत कुछ सीखना है, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको बायोडाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। बंधवगढ़ हुआ, पेंच हुआ, कान्हा हुआ, पन्ना हुआ, माधव नेशनल पार्क, मंडला प्लांट्स फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच, संजय, सतपुरा वन विहार, कूनो नेशनल पार्क, कई सारी चीज़ें हैं। इसको लेकर सवाल अभी जस्ट 2 साल पहले आया था कूनो पालपुर नेशनल पार्क को लेकर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। रिसेंटली द पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड TX2, ठीक है। ये TX2 क्या है, बेसिकली इसलिए है, इसका मतलब देखिए TX2 भी इसको कहा जाता है, या फिर आप ऐसा मान लीजिए T×2, ठीक है, इसको इस तरीके से भी कभी कभार कहा जाता है। अवार्ड इसलिए दिया गया था बिकॉज नंबर ऑफ टाइगर्स को डबल किया गया है इन 4 ईयर्स अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा करवाया गया है और ये 10 साल में करना था लेकिन 4 साल के ही भीतर करवा दिया गया है, ठीक है। यूपी में भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, दुधवा को याद रखिएगा, ठीक है, वैसे इसको लेके सवाल कभी आया नहीं है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, रिसेंटली NTCA ने कहा रिक्वेस्ट करा है ओडिशा को टू सबमिट अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन द सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ये लोकेटेड है ओडिशा में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से महानदी रिवर पास करती है थ्रू अ 22 मीटर लॉन्ग गॉर्ज इन द ईस्टर्न घाट माउंटेन्स। तो बिल्कुल बेसिकली आपकी महानदी रिवर पास करती है जहां पे आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ओडिशा में सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, दोनों को लेके ही सवाल यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है। इस बार बल्कि सिमलीपाल नेशनल पार्क में बहुत ही ज़्यादा खराब सुर्खियां सामने आई थी कि यहाँ पर जो आपकी फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे और वो अनकंट्रोलेबल हो चुके थे। तो सिमलीपाल जो है उसके चलते भी सुर्खियों में रहा है। सिमलीपाल की फॉरेस्ट फायर्स को लेकर भी हमने वीडियो बनाई है, आप जाके उसको देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपकी है श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई सैंक्चुरी, ठीक है। ये आपकी 5th टाइगर रिजर्व होने वाला है तमिलनाडु का एंड इट वुड गो अ लॉन्ग वे इन रिजुविनेटिंग द वैगई। वैगई आपकी नदी है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में वैगई नदी के किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा फेमस शहर लोकेटेड है। तमिलनाडु में कई सारे और एरियाज हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुरुती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी जिसको कि अन्नामलाई नेशनल पार्क कहा जाता है, गिंडी नेशनल पार्क है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क भी यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, इसको 2002 में शुरू किया गया था, नोटिफाई किया गया था अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो ये एक सेपरेट चीज़ थी इसलिए मैंने इसको अलग से रखी है। इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ द एलिफेंट्स फाउंड इन इंडिया
मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो डेंसिटीज़ के हिसाब से आपकी जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो पाई जाती है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में, लेकिन अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स की बात करेंगे तो वो आपका कर्नाटक में ही पाया जाता है। इनफैक्ट अगर आपसे ये पूछे कि हाईएस्ट डेंसिटी इंडिया में किस स्टेट में है तो आपको उत्तराखंड ही जवाब देना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिफेंट्स आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दूं जाने से पहले, मध्य प्रदेश के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं आज की डेट में। ये मैं डेटा आपको कब का बता रहा हूं, ये डेटा बेसिकली अप्रैल 2021 का अपडेटेड डेटा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बदल भी सकती हैं। इसके बाद कर्नाटक के पास 524 हैं। उत्तराखंड छोटी सी स्टेट है लेकिन 442 टाइगर्स रखता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, इट हैज़ द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड इज फाउंड इन एमपी, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। तो ये आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि लेपर्ड्स की और आपके टाइगर्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट लेपर्ड। ठीक है, तो ये एक सेपरेट सा फैक्ट है, यूपीएससी में नहीं आएगा, किसी वन डे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट लेपर्ड किस स्टेट ने सबसे पहले लॉन्च किया था। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं, आप अपने कमेंट्स को, चीज़ों को शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में और बच्चों को बताइए आपको कुछ लगता है कोई गलती हुई है वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, एंड वी विल एक्नॉलेज द सेम एज वेल। इसके पहले हम वीडियो को समाप्त करें, अनअकैडमी कॉम्बैट में दोस्तों आपको हिस्सा लेना है। इसमें कई सारे सवाल होते हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें हिस्सा लेना है आपको एवरी संडे एट 11 AM एंड यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी आप इस कॉम्बैट को अनलॉक कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे टॉप विनर्स होंगे उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है कुछ खास स्कॉलरशिप्स। टेस्ट सीरीज तो हमारी चल ही रही है, इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।